Hello everyone. So this is the second part of our chapter number 5, Footprints Without Feet. And we have discussed the story about a scientist named Griffin who had discovered a drug which can make a person invisible like a glass sheet, and about his problems and all. So from second paragraph we have to discuss it. So here it is. Closing time arrived as soon as the door was shut. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. So हम लोगों ने देखा था कि लंदन में बहुत ठंड है और उस टाइम पे ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल होने के लिए अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देता है. एंड उस टाइम पर जब वो अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से उसको प्रॉब्लम होती है और उसके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड का घर जो है वो जला दिया है. वो वहाँ से भाग गया है, ना उसके पास पैसे हैं, ना खाना है, कुछ भी नहीं है. इस चीज़ से बचने के लिए वो चोरी से एक दुकान में चला जाता है. अब उस दुकान में क्लोजिंग टाइम अराइव हो गया, यानी कि दुकान बंद होने का समय हो गया है. और जैसे ही ग्रिफिन दरवाज़ा बंद करता है, जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, ग्रिफिन जो है वो अपने आप को कपड़ा और खाना से फीड कर पाता है. दैट मीन्स उसको उनकी सुविधा मिल पाती है खाने और कपड़े की, वो भी बिना किसी खर्चे के. एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ वार्म क्लोथ्स. वो तोड़ देता है, बॉक्सेस को तोड़ देता है, रैपर्स को फाड़ करके वो अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट कर लेता है, यानी अपने आप को वो बहुत सारे गर्म कपड़े प्रोवाइड कराता है. सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. और जल्दी वो क्या कर लेता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं तो वो जितना भी उसको अवेलेबल होता है उसको यूटिलाइज़ करता है. दैट इज़ शूज़ एंड ओवरकोट एंड हैट एंड ऑल. और जल्दी ही वो विजिबल हो जाता है. जैसे ही वो कपड़े पहनना शुरू करता है वो विजिबल होने लग जाता है. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store. तो अब क्या है, उसको वो रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पे उसको मीट, कॉफ़ी और खाने की बहुत सारी चीज़ें, वाइन और स्वीट्स मिल जाती हैं ग्रॉसरी स्टोर में. फाइनली ही सेटल डाउन ऑन द टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. फाइनली जब वो कपड़े पहन लेता है, खाना खा लेता है, तो वो रजाइयों के ढेर पे जा कर के सेटल डाउन हो जाता है सोने के लिए. पाइल मतलब होता है ढेर एंड क्विल्ट्स मीन्स रजाई. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. इफ़ ओनली का मतलब है काश, तो वी कैन यूज़ इट टू मेक अ विश. सो काश अगर ग्रिफिन जो है वो जल्दी उठ गया होता, हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम, अगर वो सही समय पर उठ गया होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो हर एक चीज़ सही हुई होती. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. तो यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि अगर वो सही समय पे उठ गया होता, क्योंकि जब वो उठा, जब असिस्टेंट ने आना शुरू कर दिया उस समय तक वो अगली सुबह उठा नहीं था. दैट मीन्स अभी तो वो विजिबल है और वो स्टोर के अंदर है. जब लोग आने लगे तब तक वो सो करके नहीं उठा था. तो अगर वो टाइम से उठ गया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती. सो आगे, व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन. और जब उसने देखा कि एक कपल जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोचिंग मतलब पास आना, ही पैनिक्ड, पैनिक मतलब घबरा जाना, एंड बिगन टू रन, तो वो पैनिक करने लगा, वो घबरा गया और भागने लग गया. दे नेचुरली गेव चेज, क्योंकि अब वो घबरा के भागने लग गया तो वो भी उसके पीछे भागने लग गया. चेज मतलब होता है पीछा करना. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अंत में वो केवल तभी बच पाया जब उसने अपने कपड़ों को उतार दिया और his newly found clothes, जिसके लिए वो इतना परेशान हुआ और उसको इतने अच्छे कपड़े मिले थे, तो बचने के लिए उसे दोबारा से उस ठंड में अपने कपड़ों को रिमूव करना पड़ा. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. सो अब दोबारा से, यानी कि उसकी जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन जो पहले थी ठंड, वो दोबारा से सेम वही कंडीशन हो गई. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ द थिएटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी फेस अबव हिज शोल्डर. दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कपड़े पहनता था तो केवल उतना ही पार्ट उसका विजिबल होता था. दैट मीन्स उसका फेस विजिबल नहीं होता था. सो इस टाइम उसने ये डिसाइड किया कि वो थिएटिकल कंपनी में जाएगा इस उम्मीद से कि ना उसे केवल कपड़े मिले बल्कि कुछ ऐसे उसको
एसेसरीज़ मिल जाएं कि उसका जो शोल्डर के ऊपर का हिस्सा है वो भी कवर हो जाए। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड में कांपते हुए वो जल्दी से ड्रूरी लेन नाम की जगह पे गया, जहाँ जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, यानी जो कि थिएटर है बेसिकली, वहाँ गया। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, a big bushy side whiskers and a large hat. उसके बाद से जब he made his way invisible, यानी कि वो ऊपर जब जाता है तब वो उस समय इनविजिबल होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है, वापस आता है, तो उसने बैंडेजेस पहन रखे थे अपने माथे पर, उसने एक काले रंग का चश्मा लगाया था, नकली नाक लगाई थी और बड़ी बड़ी मूछें लगाई थी, और एक उसके पास बड़ी सी हैट थी। तो अब इससे उसका पूरा फेस जो था वो विजिबल हो रहा था। टू escape without being seen, he closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. So बचने के लिए, टू escape यानी वहाँ से बिना दिखे बचने के लिए, he closely attack यानी कि उसने अचानक से ही क्या कर दिया, अटैक कर दिया शॉपकीपर के ऊपर पीछे से, और उसके बाद उसने उसके सारे पैसे लूट लिए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि वो क्राउडेड, यानी कि लंदन एक बड़ा शहर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, उस जगह को छोड़ के जाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ईगर था, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था। तो इसलिए उसने एक इपिंग नाम के गांव की ट्रेन पकड़ी, जहाँ पे उसने एक लोकल इन मतलब सराय होता है, तो इन में, एक लोकल इन में 2 रूम की टिकट को बुक कर लिया। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो अब एक अनजान आदमी एक सराय में, एक गांव में ठंड के मौसम में जा रहा था, ये सामान्य बात नहीं थी, ये सामान्य घटना नहीं थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, यानी कि इस तरीके से एक असाधारण ढंग से दिखने वाला आदमी एक असामान्य मौसम में एक गांव में आता है, इससे लोग, ऑल टंग वैगिंग मतलब यहाँ पे है कि लोगों की, वैगिंग मतलब होता है हिलना, लेकिन यहाँ पे क्या ये फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। तो लोगों में, गांव में हलचल मच गई, लोगों ने बात करना शुरू क्यों कर दिया, क्योंकि एक ठंड के मौसम में, एक असामान्य मौसम में एक असाधारण सा दिखने वाला आदमी जो है वो गाँव में आया था। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो इनकी मालकिन थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उन्होंने सारी संभव कोशिश की एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने की ग्रिफिन के साथ, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब एकांत। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की ग्रिफिन से बात करने की, लेकिन ग्रिफिन ने ये कह कर के मना कर दिया, ये कह कर के उनको ये कह दिया कि मेरा यहाँ इपिंग में आने का कारण एकांत है। दैट मीन्स कि उसे एकांत चाहिए, उसे शांति चाहिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन द वे इन माई वर्क, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। सो अब वो सफाई दे रहा है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे, यही मेरा कारण है इपिंग में आने का, क्योंकि मुझे एकांत चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई भी डिस्टर्ब करे। बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त, एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा जो है ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं इस तरीके से दिख रहा हूँ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist and in a view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse this strange habit and irritable temper. तो वो इस बात से सेटिस्फाई हो गई कि ये जो साइंटिस्ट है, जो उनका पेइंग गेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा सनकी है। एक्सेंट्रिक मतलब होता है सनकी, और इन अ व्यू ऑफ फैक्ट, और अगर हम सच्चाई देखें तो ये था कि उसने एडवांस में पे कर दिया था, तो इस वजह से मिसेस हॉल जो है वो उसकी आदतों को और उसके इरिटेबल यानी कि उसके गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब कुछ समय के लिए तो उसने एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन चुराए हुए पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, तो इस वजह से ग्रिफिन ने ये मान लिया कि अब उसके पास देने के लिए कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन उसने ये, फिर however का मतलब होता है फिर भी,
एंड हाउएवर का यूज़ जब भी करते हैं हम तो इस तरीके से करते हैं कि 2 कॉमास के बीच में लिखा जाता है इसको. सो आफ्टर वर्ब और आफ्टर सब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो राइट इट. तो उसने ये प्रिटेंड किया, ये दिखावा किया, फिर भी उसके पास पैसे तो थे नहीं लेकिन उसने फिर भी ये दिखावा किया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास चेक जो है वो किसी भी समय आएगा. तो उसने ये जताने की कोशिश करी कि मेरे पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास चेक आने वाला है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noises in the study. तभी यानी कुछ ही समय बाद, आफ्टर शॉर्टली मतलब कुछ थोड़ा, और आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद, कुछ ही समय बाद एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय द नॉइज इन द स्टडी. स्टडी मतलब यहाँ पे स्टडी रूम है. तो एक दिन एक क्लर्जी मैन जो कि चर्च के प्रीस्ट होते हैं, तो वो और उनकी वाइफ जो हैं वो बहुत सुबह उठी क्योंकि उन्हें अपने स्टडी रूम में कोई आवाज़ें सुनाई दी. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क. तो उन्हें नीचे से आवाज़ आ रही थी सिक्कों की कि उनके क्लर्जी मैन का जो डेस्क है वहाँ पे उसमें से कोई पैसे निकाल रहा है. सो वील डिस्कस further chapter later. For now this is quite enough. So if you have any doubt, any problem in the meaning, you can let me know.